ओके, सो एक ब्रीफ रिव्यू कर लेते व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास. ठीक है, लास्ट इसमें अपन ने अरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कशन किया था. ओके, वी लुक्ड एट हकल्स रूल फॉर अरोमेटिसिटी. इसके 4 रूल है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, फुल्ली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए और उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. अगर ऐसा है तो वो कंपाउंड अरोमेटिक है, अदरवाइज इट इज़ नॉट एन अरोमेटिक कंपाउंड. असाइक्लिक कंपाउंड कभी भी अरोमेटिक नहीं हो सकता. समझ में आया? अगर ये कंपाउंड प्लेनर नहीं है तो अरोमेटिक नहीं हो सकता. ठीक है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड नहीं है, मतलब कहीं पे पाई बॉन्ड मिस हो रहा है बेसिकली, इजंट इट, तो इट कैनॉट बी अरोमेटिक. अंडरस्टूड है? सिमिलरली दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन बेसिकली कि ये इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, 18 है, 22 है तो ही ये कंपाउंड अरोमेटिक हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता. समझ में आया? तो ये चारों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, राइट, तभी कंपाउंड अरोमेटिक रहेगा. क्या उसके कुछ एग्जांपल्स अपन ने देखे थे. ऑब्वियसली बेंजीन अपन ने देखा, उसके बाद नैफ्थलीन, एंथ्रासिन, फेनेंथ्रीन, अजुलिन देखा. दिस इज़ एक्चुअली अ नॉन बेंजेनॉइड. ठीक है, इसमें बेंजीन वाला स्ट्रक्चरल थिंग नहीं है, एंड येट इट इज़ अरोमेटिक बिकॉज इट सेटिस्फाई ऑल द रूल्स फॉर अरोमेटिसिटी. हकल्स के जो रूल्स थे चारों वो सेटिस्फाई यहाँ पे हो रहे हैं. ओके, सो यू शुड बी एबल टू काउंट द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. देखो इसमें 5 डबल बॉन्ड है, 5 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, इजंट इट. इसमें देखो कितने हैं. ओके, 5 और 2 12, मतलब इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. इसमें भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. और ये पाई इलेक्ट्रॉन अपने हकल के रूल में आते हैं. दैट्स व्हाई दीज आर अरोमेटिक. ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी साइक्लिक, इट हैज़ टू बी प्लेनर एंड इट हैज़ टू बी फुल्ली कॉन्जुगेटेड. तो ये चारों चीज़ें यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. दैट्स व्हाई दीज कंपाउंड्स आर अरोमेटिक. सिर्फ कंपाउंड्स ही नहीं, आयंस भी अरोमेटिक हो सकते हैं, राइट. दीज आर आयन. साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन, ठीक है, अरोमेटिक है. लेकिन साइक्लोप्रोपेनिल अनायन, ओके, दैट इज एक्चुअली एंटी अरोमेटिक. साइक्लोपेंटाडाइनिल अनायन, इट इज अरोमेटिक, लेकिन साइक्लोपेंटाडाइनिल कैटायन इज एंटी अरोमेटिक. साइक्लोहेप्टाटाइन ट्राइनिल कैटायन ये भी अरोमेटिक है, और साइक्लोपेंटाडाइनिल अगर अनायन लेते हैं तो दैट विल बिकम एंटी अरोमेटिक. समझ में आया ना? ओके, सो एंटी एरोमेटिक के रूल्स अपन ने देखे थे कि एंटी एरोमेटिक में इट हैज़ टू बी प्लेनर, इट हैज़ टू बी साइक्लिक एंड इट हैज़ टू बी फुल्ली कॉन्जुगेटेड. और लेकिन 4n+2 पाई के जगह अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, तो इट इज़ गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक. सो इसका मतलब है 4, 8, 12, 16, 20 अगर ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, प्रोवाइडेड इट इज़ साइक्लिक, इट इज़ प्लेनर एंड इट इज़ फुल्ली कॉन्जुगेटेड, तो ये कंपाउंड कैसा रहेगा? एंटी अरोमेटिक रहेगा. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली अनस्टेबल. ओके, इस तरह के अनस्टेबल कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते. ठीक है, तो ये जो अनायन है, जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, साइक्लोप्रोपेनिल अनायन, इसको मैं नहीं बना सकता, लेकिन साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन बड़े आसानी से बना सकता हूँ, क्योंकि साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन इज एरोमेटिक एंड अनायन इज एंटी एरोमेटिक. समझ में आया? ये नहीं बना सकता. साइक्लोब्यूटाडाइन, इसको बनाना भी बहुत मुश्किल है, इट इज़ वेरी अनस्टेबल. आई एम नॉट श्योर कि इसको नहीं बना सकते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर ये बनता भी है तो ये नॉन प्लेनर रहेगा, नॉन प्लेनर रहेगा. ठीक है ना, मतलब कि ये ट्विस्टेड रहेगा बेसिकली. ओके, ये जो 2 बॉन्ड है ना, ये ट्विस्ट हो जाएंगे बेसिकली, सो दैट इट इज़ नॉन प्लेनर. ओके, सो इट कैनॉट एग्जिस्ट एज प्लेनर. समझ में आया? क्योंकि प्लेनर हो गया तो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक. साइक्लोपेंटाडाइनिल अनायन, कैटायन, साइक्लोपेंटाडाइनिल कैटायन, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है. ओके, सभी में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है एक्चुअली. सो ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स आर एंटी एरोमेटिक. ओके, हेफ्टेलिन हो गया, पेंटालिन हो गया. So these are also anti-aromatic compound and they are very unstable. They cannot be prepared very easily. Okay, many of these anti-aromatic compounds actually don't exist. ध्यान में रखना. Okay, अब क्या होता है कि अगर molecule is big enough and it is going to be anti-aromatic compound will not exist.
ओके. सो व्हाट इट डज इज इट बिकम्स नॉन प्लेनर, और अगर नॉन प्लेनर हो जाता है तो इट बिकम्स नॉन अरोमेटिक. नॉन प्लेनर है तो ये नॉन अरोमेटिक हो जाएगा. जैसे साइक्लोऑक्टाट्राइन, साइक्लोऑक्टाटेट्रीन है ना. साइक्लोऑक्टाटेट्रीन क्या है? अगर देखा जाए तो इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. अगर ये प्लेनर होता तो एंटी एरोमेटिक होता. ओके. सो व्हाट इट डज इज इंस्टेड इट बिकम्स नॉन प्लेनर, क्योंकि रिंग बड़ी है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट कैन एक्चुअली ट्विस्ट. ठीक है ना. ये बोट शेप में एग्जिस्ट करता है. दैट इज द थिंग. समझ में आया? सो वी हैव अरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें चारों रूल फॉलो होने चाहिए. ऑलराइट, हकल्स रूल. एंटी एरोमेटिसिटी की भी रूल्स है. इसमें 4n+2 होने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. और नॉन एरोमेटिक में ये नॉन प्लेनर कंपाउंड्स होते हैं. अगर ये प्लेनर हो जाएंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, इट विल बिकम एंटी एरोमेटिक. टू बी existent, basically to exist, these molecules actually become non-planar, because remember if it is planar it is very unstable. तो इसलिए ये क्या करते हैं, नॉन प्लेनर हो जाते हैं. ओके. और ये भी अपन ने लास्ट इसमें एग्जांपल देखा था. दिस इज बेसिकली 10 पाई इलेक्ट्रॉन. ओके. ऑब्वियसली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, साइक्लिक भी है, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन है. बट यू कैन सी दैट यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री जो है फिक्स्ड है. बेसिकली ट्रांस रहने के वजह से दीज 2 बॉन्ड्स जो है ना, दीज आर ट्रांस, और बाकी के जो 3 है दीज आर एक्चुअली सिस. तो ये ट्रांस बॉन्ड रहने के वजह से इसकी ज्योमेट्री फिक्स्ड है. ऑलराइट. और होता क्या है कि ये जो 2 हाइड्रोजन होते हैं दे एक्चुअली कोलाइड विथ ईच अदर, जिसके वजह से एक ऊपर उठ जाएगा, एक नीचे उठ जाएगा. सो यू हैव अ प्लेन ऑफ द रिंग जिसमें एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे. तो जिसके वजह से क्या हो रहा है, इसका कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है. कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया मतलब दिस इज एक्चुअली नॉन प्लेनर. समझ में आया ना. नॉन प्लेनर रहने की वजह से इसका कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाएगा. सो इट इज़ नॉट अरोमेटिक. ठीक है. इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, नॉन अरोमेटिक कंपाउंड. या दिस बिकम्स नॉन अरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है. सो आंसर दिस रिव्यू क्वेश्चन. ओके. इसका सॉल्यूशन देख लो. तुमको क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर अपने जो सॉरी, लेट मी रीस्टार्ट. ओके. सो लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन फॉर दिस वन. यहाँ पे ध्यान में रखना, अगर 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो ये कंपाउंड कैसा होता है, अरोमेटिक. ओके. एंड 4n इलेक्ट्रॉन्स है तो ये हो जाता है एंटी एरोमेटिक. बराबर है. और दोनों केसेस में जो 3 कंडीशन है दीज आर कॉमन कंडीशन है. प्लेनर होने चाहिए, कॉन्जुगेटेड होने चाहिए, फुल्ली कॉन्जुगेटेड. ठीक है ना. एंड देन इट शुड बी साइक्लिक. ओके. सो यहाँ पे देखो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो ही रहे बेसिकली, इजंट इट. बचता है ये 2 में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. तो यहाँ पे जब अरोमेटिक की अपन बात कर रहे हैं 4n+2 तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2, 6, 10, 14 सो एंड सो फोर्थ. बराबर है. और यहाँ पे आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4, 8, 12, 16 सो एंड सो फोर्थ. ओके. यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, चॉइस ए में. ओके. देयर इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन है. बी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 4, 6, 3 है ना, 2 बॉन्ड है और एक नेगेटिव चार्ज है मतलब. ओके. सो यहाँ पे 2, 4 और 6 ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन्स है. यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4. और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, 4, 6. तो ये हो जाएंगे 6. सो ऑब्वियसली ये अरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए और ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया. ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड. अंडरस्टूड है क्या. So simply by counting the pi electrons, we can assign if the compound is aromatic or anti-aromatic. Okay, it's a very simple thing. कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं, which of the following compound would be most easily or can be most easily formed. ठीक है. अब यहाँ पे obviously ये जो 3 है A, B and D, these are aromatic, so they will be easily formed. Okay. And C compound, because it is unstable, it will be most difficult to form or it will not be formed. समझ में आया. इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. दूसरा ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि
एसिडिटी को लेके पूछ सकते हैं. ओके, जैसे तुमको दो कंपाउंड में एग्जांपल देता हूँ बेसिकली. ओके, ये एक हो गया एंड दिस कंपाउंड. ओके, एंड तुमको दे दिए हैं हाइड्रोजन्स. ठीक है, अब बोला है कि विच ऑफ दीज टू कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक. समझ में आया? क्वेश्चन पूछा है एसिडिटी को लेके, तो तुमको क्या करना है कि यू हैव टू रिमूव द हाइड्रोजन, इजंट इट. जब एसिडिटी तुम निकालते हो तो तुम जब एसिडिटी तुम डिटरमाइन करते हो तो H प्लस निकालते हो, इजंट इट. तो यहाँ पे अगर मैं माइनस H प्लस करता हूँ तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. और इसका अगर माइनस H प्लस करता हूँ, इजंट इट, तो ये हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज ये हो जाएगा, इजंट इट. जब ये निकल जाता है तो है ना, एसिडिटी का कैसा होता है कि H प्लस निकल जाएगा तो तुमको अनायन मिलता है. या यू टेक एनीथिंग बेसिकली, जैसे एसिडिक एसिड ले लेते हैं CH3COH, यहाँ से H प्लस कर दो, निकाल दो, तो बच क्या रहा है तुम्हारे पास? CH3CO माइनस, इजंट इट. तो ये हो गया तुम्हारा साइक्लोप्रोपेनिल अनायन एंड दिस इज योर साइक्लोप्रोपेनिल साइक्लोपेंटाडाइनिल अनायन. ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड है? तो इसका मतलब क्या है कि किस में से जल्दी H प्लस निकलेगा, इजंट इट. तो ऑब्वियसली यहाँ पे तुमको एरोमेटिक मिल रहा है और यहाँ पे तुमको एंटी एरोमेटिक मिल रहा है, इजंट इट. सो क्लियर चीज़ ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल है तो ये जल्दी बनेगा, इसलिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी एसिडिक. ओके, ये जो हाइड्रोजन्स है ना, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक रहेंगे. अंडरस्टूड है? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं घुमा के. यही कॉन्सेप्ट को क्या कर रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है. क्लियर है कि ये जो कॉन्सेप्ट है हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़ो. और इसके भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नहीं है, या फिर पूछ सकते हैं कौन सा स्टेबल है, कौन सा नहीं है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एसिडिक, लेस एसिडिक, मोर एसिडिक. इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ऑल ऑफ दिस लीड टू एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है, अगर बनने वाला कंपाउंड एरोमेटिक है, ठीक है ना, तो वो रिएक्शन ज़्यादा ये होगा. ओके, तो वो कंपाउंड क्या बोलेंगे अपन, ज़्यादा एसिडिक रहेगा. अगर बनने वाला कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है तो वो जो कंपाउंड रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी लीस्ट एसिडिक. ओके, वो हाइड्रोजन लूज नहीं करेगा क्योंकि इट इज़ फॉर्मिंग एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड. ओके, तो सिंपल सी बात है बेसिकली. अगर सोचो तुम, इट्स अ जस्ट लॉजिकल थॉट प्रोसेस. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स. हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड बोले तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा देर इज़ थर्ड एटम. ठीक है ना. हेट्रो कंपाउंड जो होते हैं, ऑलराइट, जनरली अपन हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं बेसिकली, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं. अब हेट्रो जब बोलते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एटम आ गया इसमें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कोई भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हो सकता है, इवन फॉस्फोरस. ठीक है, तो सबसे कॉमन वाले जो एग्जांपल्स है वो देखते हैं. काफ़ी सारे कंपाउंड्स आते हैं, सारे डिस्कस नहीं कर सकते. सबसे जो कॉमन आते हैं उसमें काफ़ी आ जाते हैं बेसिकली, तो सारे कंपाउंड्स अपन डिस्कस करते हैं. पहला कंपाउंड है पिरोल. ओके, पिरोल का ये स्ट्रक्चर है बेसिकली. ठीक है, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, फिर मतलब तुमको पता चलेगा कि किस तरह से ये आता है. यू हैव नाइट्रोजन. ओके, देयर इज़ अ हाइड्रोजन देयर. नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 की है. नाइट्रोजन के 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड देयर इज दिस पाई बॉन्ड, इजंट इट. क्लियरली दिख रहा है तुमको यहाँ पे. नाउ इज दिस कंपाउंड एरोमेटिक और नॉट? सबसे पहले यू कैन सी दैट इट इज़ अ साइक्लिक कंपाउंड. बराबर है, इट इज़ अ साइक्लिक कंपाउंड, राइट. प्लेनर हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन ये जो नाइट्रोजन है, क्योंकि ये तो sp2 हो गए, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये 4 कार्बन तो sp2 है, सो दे आर प्लेनर. व्हाट अबाउट दिस नाइट्रोजन, इज इट प्लेनर और नॉट? ठीक है, अभी 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं नाइट्रोजन के, तो जनरली अपन क्या बोलते हैं, इट इज़ sp3. बराबर है, बट sp3 स्टेबिलिटी के लिए बनता है. ओके, बिकॉज दैट गिव्स इट मोर स्टेबिलिटी. इट डजेंट मीन कि 3 सिग्मा बॉन्ड हमेशा ही sp3 बनाएंगे, नॉट इन दिस केस. ओके,
इसका हाइब्रिडाइजेशन कहीं पे लिखा नहीं है बेसिकली, बट इसमें जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, दे आर नॉट लाइक इन अ टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ शेप। ओके, यहाँ पे तुम देख सकते हो इसका ऑर्बिटल पिक्चर। देखो यहाँ पे ये जो 3 बॉन्ड आ रहे हैं ये प्लेनर दिख रहे हैं तुमको, सो इट इज़ वेरी लाइकली दैट दिस इज एक्चुअली sp2। ये जो नाइट्रोजन है ये sp2 है, ठीक है। इट इज़ वेरी लाइकली, कहीं पे दिया नहीं है बेसिकली, लेकिन दैट इज आई थिंक इट इज़ sp2। और इसके वजह से क्या होता है कि ये जो ऑर्बिटल होता है एक, okay, this is the p orbital that is out of hybridization and that's why it is perpendicular to the plane, ठीक है। अब तुम पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो, ठीक है, काउंट करो पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ रहे। रिंग ऑलरेडी प्लेनर है, साइक्लिक है और फुल्ली कॉन्जुगेटेड है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये फुल्ली कॉन्जुगेटेड है, ओके। यहाँ पे हकल के चारों रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं, दैट्स वाई दिस कंपाउंड इज अरोमेटिक एंड इट इज़ वेरी स्टेबल। समझ में आया क्या? दिस इज द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ पिरोल, ओके। ध्यान में रखना, हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल में जनरली डिस्कस नहीं करते, बट लेट्स टॉक अबाउट इट। नाइट्रोजन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनता है ये अब तुमको मालूम रहना चाहिए, बट आई विल जस्ट गो ओवर इट वंस, ठीक है। इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होता है, 2s2 2p3, ओके। ये हो गया इसका, एंड लेट्स ऐड इलेक्ट्रॉन टू इट। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, इज़न्ट इट? अब जब ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं तो वी गेट sp3, और यहाँ पे अपने को टेट्राहेड्रल नाइट्रोजन मिलता है, जैसे अमोनिया हो गया या अमीन्स हो गया, ओके। इसमें नाइट्रोजन इस तरह से होता है बेसिकली, यू हैव दिस एंड देन देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? यहाँ पे कोई R ग्रुप लगे हुए या हाइड्रोजन लगे हुए, यू गेट आइदर अमोनिया और अमीन्स। इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। बट इस केस में अगर ये sp3 होता तो ये टेट्राहेड्रल शेप होता और ये प्लेनर नहीं होता, इजंट इट? ये नाइट्रोजन प्लेनर नहीं होता। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इज, I think it undergoes sp2 hybridization. इसमें this electron is kept out of, once it undergoes hybridization, it doesn't actually mean anything basically. You have 3 sigma bonds बनाने हैं तो उसके लिए you have sp2 hybridization, जिसमें you have 3 unpaired electron and 1 pair of electron, isn't it? So you just have 3 orbitals, तो इसका थोड़ा सा अजीब सा हाइब्रिडाइजेशन बन सकता है। आई एम नॉट श्योर कि दिस इज एग्जैक्टली द केस, बट यू नो, जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया कि क्या हो रहा है। एंड यू हैव 1 2 3, दिस इज योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एंड देन यू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट इज एक्चुअली इन द p नाउ। यहाँ पर क्या दिख रहा है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन द p ऑर्बिटल, ओके। मतलब ये जो s वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे लोन पेयर, they are not in the s anymore, that is not, they are not in the hybridization, they are out of the hybridization, they are actually in 2p orbital, okay। और ये 2p orbital यहाँ पे perpendicular होता है to the plane, and that's why ये इलेक्ट्रॉन को अपन इसमें काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। हाइब्रिड मतलब delocalization में काउंट करेंगे। so your total get 6 pi electron, and that is the reason why this is aromatic compound, okay। so pyrrole नाम ध्यान में रखना, it's a heteroaromatic compound, it is a aromatic compound, okay। तो अगर aromatic है, okay, तो इसका बनना बड़ा आसान रहेगा, isn't it? अगर ये aromatic है so इसका formation जो रहेगा that is going to be very easy, okay। so इसका मतलब ध्यान में क्या रखना है, ये easily formed, किसी से भी तुम फॉर्म करवा सकते हो। जनरली मैंने आपको बताया एसिडिटी और बेसिसिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मतलब इज दिस कंपाउंड, ये जो पिरोल है अपना, इज दिस कंपाउंड बेसिक, ये बेसिक है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस देखो एग्जाम के हिसाब से किस तरह से पूछते हैं और अपने को किस तरह से सोचना है। मैं तुमको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर इसके अलावा कोई एग्जाम्पल आता है तो तुम सेम चीज़ उसको अप्लाई करोगे, ठीक है। इज दिस कंपाउंड बेसिक? अब बेसिसिटी कब होती है बेसिकली, जैसे नाइट्रोजन ले लिया मैंने, ठीक है।
NH3 ले लिया, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एसिड कैरेक्टर आ गया, ठीक है ना, कोई एसिड आ गया. सो इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड टू दिस, if this electron is donated to that H plus, then we can say that these electrons are basic, or therefore we can say ammonia is basic. Isn't it? Simple है. अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये बेसिक कंपाउंड होगा. ओके, नाउ इज दिस पॉसिबल दैट दीज टू इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑल्सो बी डोनेटेड? क्या ये पॉसिबल है? तो क्या ये पॉसिबल है कि ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाएंगे? अगर मान लो इसने किसी को डोनेट कर दिए, सो व्हाट डू यू गेट? ओके, मतलब यहाँ पे H प्लस आ गया और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये डोनेट कर दिए इसको. सो व्हाट डू वी गेट? ये तो पाई इलेक्ट्रॉन जैसे कि वैसे ही रहेंगे, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है इसके पास अभी और एक H प्लस आ गया, एंड सो दिस इज पॉजिटिव. सो यहाँ पे अभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है ना, isn't it? There is no lone pair of electron on this nitrogen. मतलब अब ये कंपाउंड कैसा है? अरोमेटिक है कि एंटी अरोमेटिक है? ना, यहाँ पे ऑब्वियसली इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया. दिस इज नाउ sp3. ओके, sp3 ये अमोनियम आयन के जैसा बन गया. इट इज sp3 नाउ. और इसका जो ये रहेगा, कैरेक्टर रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी नॉन अरोमेटिक. मतलब अरोमेटिक कंपाउंड जब H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है इस केस में, इट इज़ बिकमिंग नॉन अरोमेटिक, मतलब कम स्टेबल हो गया. ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से होते हैं? अरोमेटिक, इजंट इट? उसके बाद नॉन अरोमेटिक, और उसके बाद सबसे कम स्टेबल होते हैं एंटी अरोमेटिक, इजंट इट? स्टेबिलिटी ऑर्डर ध्यान में रखना. सबसे ज़्यादा स्टेबल अरोमेटिक, उसके बाद नॉन अरोमेटिक, और उससे कम स्टेबल होते हैं एंटी अरोमेटिक. सो दिस इज बिकमिंग फ्रॉम अरोमेटिक टू नॉन अरोमेटिक, इजंट इट? तो इसका मतलब ये होना पॉसिबल नहीं है, इजंट इट? ये पॉसिबल नहीं है. सो दिस कैन नॉट हैपन, बट कैन रिवर्स हैपन? ओके, देयर इज अ हाइड्रोजन देयर. क्या रिवर्स हैपन? ऑब्वियसली, इजंट इट? अगर मेरे पास इस तरह का अमोनियम आयन है, पिरिडीनियम या पिरोल आयन है, ठीक है, पिरोल कैटायन है, तो ये तो बड़े आसानी से H प्लस लूज कर देगा ना, isn't it? So this compound is acidic. This compound is actually highly acidic. Highly acidic. This compound is highly acidic, but this compound is not basic. समझ में आया क्या? Not basic. ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं किए जा सकते, ठीक है? इसलिए अगर ये मेरे पास ये कंपाउंड है, किसी तरह से मैं इसको बना लेता हूँ, तो ये बहुत जल्द H प्लस डोनेट कर देगा और अरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, पिरोल में कन्वर्ट हो जाएगा. ये समझ में आया क्या? ओके, सो यहाँ पे देखो वही डिस्कशन है बेसिकली. ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन. इसके जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इजंट इट? दे आर इन्वॉल्व इन अरोमाटाइजेशन. अरोमाटाइजेशन में इन्वॉल्व है, एंड दैट्स वाई दे आर नॉट डोनेटेबल. ओके, डोनेटेबल अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर इज टाइड अप. कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर टाइड अप है? कहाँ पे टाइड अप है? अरोमेटिक कैरेक्टर में. सो दे कैन नॉट बी डोनेटेड. अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी बेसिक. समझ में आया? दिस इज नॉट बेसिक. ओके, व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड? ठीक है, ये जो इसका कॉन्जुगेट एसिड है, दिस इज बेस एंड दिस इज कॉन्जुगेट एसिड. सी एसिड लिख रहा हूँ मैं फॉर कॉन्जुगेट एसिड. तो ये जो कॉन्जुगेट एसिड ऑफ पिरोल है, विच इज एन प्रोटोनेटेड पिरोल, ओके, या कॉन्जुगेट एसिड ऑफ पिरोल, दैट इज गोइंग टू बी नॉन अरोमेटिक. यू कैन सी दैट, राइट? इट इज नॉन अरोमेटिक. क्यों? क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी नहीं है वहाँ पे फॉर अरोमेटिक कैरेक्टर, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी चेंज हो गया है. इट हैज़ बिकेम नाउ sp3. इसके वजह से नॉन प्लेनर हो गया. नॉन प्लेनर हो गया मतलब नॉन अरोमेटिक हो गया. एग्जिस्ट करता है, इट डज एग्जिस्ट, बिकॉज नॉन अरोमेटिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट, एंटी अरोमेटिक कंपाउंड्स डोंट एग्जिस्ट. तो एग्जिस्ट तो करता है, बट इट हैज़ अ वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ. इट इज़ वेरी हाईली एसिडिक, ठीक है? सो ये क्या है? हाईली एसिडिक है, ठीक है? दिस इज वेरी वीक
बेस। तुमको याद होगा कॉन्जुगेट एसिड बेस थियरी, ओके, कॉन्जुगेट एसिड बेस। स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस लेता हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड कैसा आता है, वीक कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। और अगर वीक कॉन्जुगेट बेस लिया तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड आता है दैट इज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, एग्जैक्टली अपोजिट। तो वही अपने को दिख रहा है, ये जो बेस है ये कैसा है, वेरी वीक बेस, ओके, दैट इज अ वेरी वीक बेस। तो इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट एसिड कैसा रहेगा, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। सो रिमेंबर दिस, पिरोल इज अ वेरी वीक बेस एंड इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं हेट्रोअरोमेटिक कंपाउंड्स में, दैट इज इमिडाजोल एंड पिराजोल, ओके। दिस इज एक्चुअली इमिडाजोल या एंड दिस इज पिराजोल। इमिडाजोल और पिराजोल इसमें अगर तुम देखो, दिस आर पोजिशनल आइसोमर, इफ यू थिंक अबाउट इट, है ना, पोजिशनल आइसोमर है। यहाँ पे नाइट्रोजन का NH ग्रुप और यहाँ पे नाइट्रोजन 1,3 पोजीशन पे है और यहाँ पे ये 1,2 पोजीशन है। तो इमिडाजोल एंड पिराजोल दीज आर पोजिशनल आइसोमर, इजंट इट। अब दोनों के लिए सेम अप्लीकेबल है, देयर इज नॉट मच टू इट, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आर दीज कंपाउंड्स अरोमैटिक, एंड द आंसर इज यस, ओके, यस, बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स आर अरोमैटिक। समझ में आया क्या, दे आर अरोमैटिक कंपाउंड। कौन सा जो नाइट्रोजन है, देखो क्वेश्चन किस तरह से, विच पेयर ऑफ नाइट्रोजन्स आर इन्वॉल्व इन अरोमेटाइजेशन, कौन से नाइट्रोजन्स के पेयर इन्वॉल्व है, ये वाले हैं या ये वाले हैं, ठीक है। सो विच वन, सो 1 वाले नाइट्रोजन के या 3 वाले नाइट्रोजन के, ओके। बेसिकली जो 1 वाले जो नाइट्रोजन्स होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन अरोमेटाइजेशन, ठीक है। और ये जो 3 वाले जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन अरोमेटाइजेशन, ठीक है, वो बाहर की तरफ है। इसका मतलब जो नाइट्रोजन है ये वाला दैट इज बेसिक, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर नॉट इन्वॉल्व इन अरोमेटाइजेशन, ध्यान से सुनो, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन अरोमेटाइजेशन, ऑलराइट, दैट्स व्हाई दे कैन बी डोनेटेड, दे कैन बी डोनेटेड, देयरफॉर दीज नाइट्रोजन्स आर बेसिक। जो नाइट्रोजन 1 है उनका जो लोन पेयर है बेसिकली दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन अरोमेटिक कैरेक्टर, isn't it? They are tied up in the aromatic character, so they cannot be donated, okay. So these ones are actually not basic. Nitrogen 1 are not basic, nitrogen 3 in imidazole and nitrogen 2 on pyrazole are basic, okay. इस तरह से you can also imagine कि why these nitrogens are not involved in aromatization. ये 3 वाले जो है और 2 वाले why they are also not involved. अगर involved होते तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते, काउंट 2, यहाँ पे ये 4 हो गए, ओके, ये 2 वाले हो गए, फिर से ये 6 एंड देन दिस इज ऑल्सो, सो टोटल कितने हो गए 8, ओके। पूरे अगर काउंट करते हैं अपन 2, 4, 6 और 8 तो टोटल हो जाएंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, अरोमेटिक, सॉरी एंटी अरोमेटिक, इजंट इट। 8 पाई इलेक्ट्रॉन स्पेसीज आर एंटी अरोमेटिक, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है दे कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन अरोमेटिक कैरेक्टर। सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इन्वॉल्व, इजंट इट। सो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दीज आर एक्चुअली ऑन द आउटर साइड, आउटसाइड, ओके। ये इधर रहेंगे, ये इधर, ये आउटर साइड में है और ये अपन दिखा रहे हैं इनर साइड में, दे आर इन्वॉल्व इन अरोमेटिक कैरेक्टर, ओके। नेक्स्ट जो कंपाउंड है दैट इज पिरिडीन, ओके। पिरिडीन का एक स्ट्रक्चर है बेसिकली, इट्स वेरी सिमिलर टू बेंजीन, रादर देन कार्बन यू हैव नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बन जब होता है यहाँ पे, ऑब्वियसली कार्बन की वैलेंसी 4 की है तो 3 तो इसने सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बना लिए रिंग के अंदर, एक इधर बनाएगा हाइड्रोजन, है ना, सबकी जगह हाइड्रोजन आएगा। सो बेंजीन जैसा ही स्ट्रक्चर है बेसिकली, बट यू रिप्लेस वन ऑफ द कार्बन विथ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 की रहने की वजह से देर इज़ नो हाइड्रोजन ऑन दिस, ओके। ऑब्वियसली इस नाइट्रोजन के ऊपर भी देर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नाइट्रोजन देखो ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है,
ओके sp2 हाइब्रिडाइज सेम सिचुएशन आ रहा है यहाँ पे जैसा अपना पहले वाला जो सिचुएशन था sp2 हाइब्रिडाइज पे 3 इसने सिग्मा बॉन्ड बना दिए ओके 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बना दिया बचा है ये ओके दिस इज अनहाइब्रिडाइज 2p ऑर्बिटल ओके अनहाइब्रिडाइज 2p ऑर्बिटल उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना सबसे पहले तो क्या ये एरोमेटिक है ओके ऑब्वियसली इफ़ यू काउंट द पाई इलेक्ट्रॉन्स तो क्या दिख रहा है तुमको तुम्हारे को दिख रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन pyridine सो इट इज़ एरोमेटिक ठीक है व्हाट अबाउट बेसिसिटी के लिए ये जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है दे शुड बी डोनेटेबल अगर ये अंदर के साइड में होते तो ये दे वुड हैव बीन इन्वॉल्व इजंट इट टाइड अप तो ये बेसिक नहीं होता लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ये जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अब डोनेट नहीं किए जा सकते 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा कंपाउंड विल बिकम एंटा एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक इजंट इट अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ मैं फिर से अंदर इसको भी दे दिए पहले ही 6 इलेक्ट्रॉन थे फिर से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए 8 इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब कंपाउंड हो गया एंटा एरोमेटिक ओके दैट वुड नॉट बी पॉसिबल इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ ही रहेंगे एंड दे कैन बी डोनेटेड एंड देयरफॉर pyridine इज अ गुड लुईस बेस इसका ये ऑर्बिटल पिक्चर देख लो दिस आर बेसिकली कार्बन्स 1 2 3 4 and 5 okay and then you have a nitrogen that is a nitrogen okay that is a nitrogen और नाइट्रोजन की ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तुमको यहाँ पे दिख रहे हैं ऑलराइट ईच ऑफ दीज एक्चुअली हैव 1 इलेक्ट्रॉन और ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है ओके टोटल देखो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ये एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं बेसिकली दे आर इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन ओके फुल्ली कॉन्जुगेटेड कंपाउंड है ओके देयर इज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस तरह से यू कैन सी ओके एंड देन यू कैन ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर या जैसे बेंजीन में अपन ड्रॉ करते हैं वैसे ही सेम सिचुएशन ओके सिर्फ ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर नॉट इन्वॉल्व इन aromatization they are able to be donate to this they are able to donate these electrons to any acid and therefore pyridine is a good Lewis base अब देखो क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से पूछा जाता है 2 कंपाउंड्स है लेट्स कॉल दिस एज A एंड लेट्स कॉल दिस एज B ठीक है ये पिरोल का कॉन्जुगेट एसिड हो गया ये pyridine का कॉन्जुगेट एसिड है विच ऑफ दीज 2 कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक ओके मोर एसिडिक बोलो मोर एसिडिक दोनों में से कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है बता देखो तुमको क्या सोचना है व्हाट यू गेट आफ्टर हाइड्रोजन देने के बाद क्या बनता है स्टेबल बन रहा है तो जल्दी देगा अनस्टेबल बन रहा है तो जल्दी नहीं देगा ओके और ये रिलेटिव है ओके सो इट्स अ रिलेटिव कंपैरिजन सो विच वन ऑफ दीज 2 इज मोस्ट एसिडिक या मोर एसिडिक देखो इसका सॉल्यूशन देखो ठीक है दिस इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक व्हाई बिकॉज ये देने के बाद यू गेट एरोमेटिक कंपाउंड दिस इज एक्चुअली नॉन एरोमेटिक सो नॉन एरोमेटिक से तुमको एरोमेटिक कंपाउंड मिलता है हाइड्रोजन देने के बाद इजंट इट यहाँ पे दिस इज एरोमेटिक और ये देने के बाद भी तुमको एरोमेटिक ही मिलता है समझ में आया यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन हो रहा है एनर्जी का देयर इज़ अ ह्यूज ड्रॉप इन एनर्जी बिकॉज यू गोइंग फ्रॉम नॉन एरोमेटिक टू एरोमेटिक इजंट इट और यहाँ पे एरोमेटिक टू एरोमेटिक ही ट्रांजिशन है तो दोनों कंपाउंड स्टेबल है ओके दिस इज ऑल्सो स्टेबल एंड दिस इज ऑल्सो स्टेबल एरोमेटिक कैरेक्टर को धक्का नहीं लगा है इसके isn't it लेकिन यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो गया है सो व्हाट इट विल डू इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली सो दैट इट कैन बी एरोमेटिक तो ये जो ट्रांजिशन है ये कैसा रहेगा क्विक रहेगा मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया वेरी एसिडिक पहले ही बताया था वेरी एसिडिक है क्लियर है क्या दैट्स हाउ यू कैन हैव टू थिंक अबाउट इट ओके क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकते हैं बट ऑलवेज कम बैक टू दैट सिंपल बेसिक प्रिंसिपल दैट्स ऑल इट इज़ नेक्स्ट कंपाउंड अपन देख रहे हैं फ्यूरान एंड थायोपीन दे आर बेसिकली सेम फ्यूरान में ऑक्सीजन होता है और थायोफिन में सल्फर होता है ओके सो बेसिकली दिस कार्बन राइट दैट इज सेम एज वाटर राइट
एंड वी वुड एक्सपेक्ट इट टू बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन प्लेनैरिटी लाने के लिए इट बिकम स्लाइटली प्लेनर. आई डोंट नो इफ इट इज स्टिल sp3 और sp2, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू बी sp2 बिकॉज ऑफ प्लेनर थिंग. ओके, सेम थिंग विथ सल्फर, इजंट इट? सल्फर और ऑक्सीजन दोनों सेम ग्रुप में है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आ रहा है. सो इनमें स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है. दे आर बेसिकली सेम. द ओनली डिफरेंस इज सल्फर इज स्लाइटली बिगर देन ऑक्सीजन, दैट्स ऑल. ओके, नाउ व्हाट अबाउट अरोमेटिसिटी? ओके, अरोमेटिसिटी के लिए ऑब्वियसली इट नीड्स टू बी साइक्लिक, प्लेनर, फुल्ली कॉन्जुगेटेड. ये तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है. व्हाट अबाउट पाई इलेक्ट्रॉन्स? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 2, 2 और 6 चाहिए अपने को, इसलिए ये 2 भी अपने को लेने पड़ेंगे. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2 भी अपने को लेने पड़ेंगे. सेम थिंग यहाँ पे भी. सो ये दोनों कंपाउंड में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है अंदर के साइड के, ओके, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तुमको दिख रहे हैं, isn't it? So therefore they are aromatic. Okay, therefore they are aromatic. Clear है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है they are not involved in aromatization, they are not involved in resonance, isn't it? Okay, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है they are actually not involved in resonance. Alright, they are not involved in aromatization, they can't be. Otherwise क्या हो जाएगा? ये भी अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक हो गया. यू कैनॉट हैव दैट. सो ये दोनों को बाहर रखना ही पड़ेगा. एंड दैट्स वाई दीज कैन बी बेसिक. समझ में आया? ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, सो ये जो ऑक्सीजन्स है इसके, दैट इज बेसिकली बेसिक. ओके, सो ये ऑक्सीजन और सल्फर के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स दीज एटम्स कैन बी बेसिक. या दे आर अरोमेटिक एज वेल एज बेसिक. ओके, इसका ऑर्बिटल पिक्चर तुमको यहाँ पे दिख रहा है बेसिकली. सो यू हैव 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गए, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा. ऑक्सीजन यू हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, सो यहाँ पे 1 2 3 4 ये इलेक्ट्रॉन्स है. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ऑक्सीजन के ये ऑर्बिटल में. सो टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स. यू कैन सी दैट. ओके, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे आर आउटसाइड एंड दे कैन बी डोनेटेड. समझ में आया? सो फ्यूरान एंड थायोफीन, these are also aromatic compound, these are heteroaromatic compound and they are basic. So ये जो चीज़ अपन ने अभी देखी, that is difficult to understand in some cases. So इसको बहुत अच्छे से रीड करो. हो सके तो एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देखो. ओके, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो. और इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस तुमको नहीं मिलेंगे, बट ये कभी कभार तुमको मिल जाते हैं क्वेश्चंस. इट्स नॉट लाइक यू गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस. इसलिए अच्छे से मालूम रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं. ओके, अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिस में अपने को ये ज़्यादा क्वेश्चंस इसके ऊपर नहीं मिलते. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं, दैट इज बेसिकली नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स. ओके, बेंजीन डेरिवेटिव्स, इनका नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव. दिस इज एक्चुअली वेरी नॉट सिस्टमैटिक. ठीक है ना? जो अरोमेटिक कंपाउंड्स के जो नाम होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से नहीं दिए जाते. इनका एक अपना एक कॉमन नेम्स होते हैं. बेसिकली मेनी कंपाउंड्स, इनके जो कॉमन नेम्स होते हैं वही अपन यूज़ करते हैं. ठीक है, लेकिन आईपैक नेम होते हैं, वी जस्ट डोंट यूज़ देम इन एवरीडे लाइफ. हम लोग इनका जो कॉमन नेम है वही ज़्यादा यूज़ करते हैं. सो वी नो बेंजीन इज़ अ प्रोटोटिपिकल कंपाउंड. ठीक है, बेंजीन, इसको अगर एज अ ग्रुप करके बोलना है, इट बिकम्स अ फिनिल ग्रुप. ठीक है, तो ये देखो, ये होता है मिथिल बेंजीन. मिथिल बेंजीन, इसको कॉमन नाम दे दिया अपन ने टोल्यूइन या टोल्यूइन. दिस इज इथिनिल बेंजीन, क्योंकि ये इथिनिल ग्रुप है, इथिनिल बेंजीन. इसको कॉमन नेम दे दिया स्टायरीन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. टोल्यूइन भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ध्यान में रखना. स्टायरीन जो है, इससे अपन पॉलीस्टायरीन बनाते हैं. पॉलीस्टायरीन विच इज़ बेसिकली अ पॉलीमर, प्लास्टिक. ठीक है, तो वो याद होगा, स्टायरोफोम के कप्स आते हैं, या फिर ये जो पैकिंग मटेरियल आता है ना, जब अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से अपन कुछ मंगाते हैं तो देयर इज़ दिस स्टायरोफोम मिलता है ना, पैकिंग मटेरियल. दैट इज़ बेसिकली मेड फ्रॉम दिस स्टायरीन. समझ में आया ना? इससे अपन उसको बनाते हैं. ओके, इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं. ये अपन पॉलीमर जो चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे. राइट, सो टोल्यूइन, स्टायरीन, ये होता है बेंजोइक एसिड. ठीक है,
यहाँ पे सीधा सीधा COH ग्रुप लगा हुआ है, मतलब बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर मैं COH ग्रुप लगा देता हूँ, इट बिकम्स अ बेंजोइक एसिड, ठीक है। देन यह बेंजा अल्डेहाइड, यहाँ पे अल्डेहाइड ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज योर अल्डेहाइड ग्रुप, सो यू जस्ट राइट इट समवेयर। मेरे को आदत है ये कॉर्नर वाले जो कार्बन्स है ना उनको यूज़ करने की, बिकॉज यू नो हॉरिजॉन्टली स्पेस बढ़ता है तो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू ऊपर लिखता हूँ मैं, तो ये ऊपर में फिर लाइन में, सो व्हेन यू टाइप इट बिकम्स अ इशू व्हेन यू टाइप इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, इसलिए मेरे को आदत हो गई है यहाँ पे लिखने की, ओके। बट इट रिमेंबर दैट ऑल द कार्बन्स आर बेसिकली आइडेंटिकल एंड इट जस्ट चॉइस कि तुम कहाँ पे लिख रहे हो उस ग्रुप को, ओके, इट डजंट रियली मैटर, सो आई जस्ट राइट इट हियर, ओके, दैट बिकम्स बेंजा अल्डेहाइड, ठीक है। ये तो अपने को ऑलरेडी मालूम है, फिनॉल OH ग्रुप हो जाता है तो इट बिकम्स फिनॉल। O मिथिल ग्रुप है, OCH3 ग्रुप अगर लगाता हूँ मैं यहाँ पे, ये हो जाता है अनिसोल, ओके, दिस इज अरोमेटिक ईथर, ये हो गया अनिसोल। इसको अपन मिथॉक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, यू कैन कॉल इट मिथॉक्सी बेंजीन। दिस इज अनिलिन, ओके, इसका यही नाम तुमको ध्यान में रखना है, ओके। आई डोंट नो इफ देर इज एनी अदर नेम फॉर इट, बट दैट इज द नेम वी नो, अनिलिन, ठीक है। अरोमेटिक अमीन इज अनिलिन, ओके। बेंजोनाइट्राइल, ओके, सो बेसिकली व्हाट यू हैव इज CN ग्रुप, ये हो जाता है बेंजोनाइट्राइल, ओके। देन यू हैव क्लोरोबेंजीन, या तो आपको ऑलरेडी मालूम है, नाइट्रोबेंजीन, या नथिंग टू वरी अबाउट इट, ओके, वेरी सिंपल, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया तो इट बिकम्स नाइट्रोबेंजीन, ethyl benzene, okay, so some of the names are given here, just go over these structures, try to remember all of this, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स उनके नाम तुमको याद रहने चाहिए, ओके। बेंजोइक एसिड, बेंजा अल्डेहाइड, फिनॉल, अनिसोल, कुछ कुछ नाम तो ऑलरेडी तुमको मालूम है, बाकी नाम याद कर लो, ठीक है, ये काम आएंगे आगे, नहीं भी किया तो कोई सी बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाएगी, बट याद करोगे तो तुम्हारा जो फ्लुएंसी है सब्जेक्ट में वो बढ़ जाएगा। Then you also have disubstituted benzene. Disubstituted benzene में you get more than one substituent, तो 2 substituent present होते हैं, and you can have, जैसे ऑलरेडी एक present है तो second जो है वो इस पोजीशन पे हो सकता है, अगर ये होता है तो इसको 1,2 बोलेंगे अपन, या फिर ऑर्थो बोलेंगे, ठीक है, you can call it either 1,2 और ऑर्थो। सेकंड होता है ये वाला पोजीशन, यहाँ पे भी हो सकता है, सो यू कैन हैव फंक्शनल ग्रुप एंड द नेक्स्ट ग्रुप इज ऑन दिस पोजीशंस, ओके, यू कैन हैव अ सब्स्टिट्यूएंट, अनदर सब्स्टिट्यूएंट एट दिस पोजीशन, इसको 1,3 बोलेंगे या मेटा पोजीशन बोलेंगे, ठीक है, M से इसको इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट इज, अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, सो यू हैव दिस, सो यू हैव 1,4 विच इज पैरा। ध्यान में रखना, देर आर 2 ऑर्थो, 2 मेटा एंड 1 पैरा पोजीशन, ठीक है, 2 ऑर्थो पोजीशंस है, 2 मेटा पोजीशंस है, लेकिन पैरा पोजीशन सिर्फ एक ही है, ओके। सो जब अपन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं तो उसको उस तरह से नाम देते हैं, या तो वी कैन कॉल इट ऑर्थो या फिर 1,2, ओके, या फिर इसको जैसे 1,3 है तो मेटा बोल सकते हैं, 1,4 है तो पैरा बोलेंगे इसको। तो देखो इस तरह से नाम इनके बनते हैं। ये 2 क्लोरीन है 1,2 पोजीशन पे, तो वी कैन कॉल इट 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, या फिर इसको बोलेंगे अपन ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ओके। कभी कभी इनको कॉमन नेम भी दिए जाते हैं, सो दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा, ठीक है। दिस इज बेसिकली, इनको अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग देना पड़ेगा तुमको, बिकॉज ब्रोमीन इज अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट, देखो अल्फ़ाबेटिकली अपन नंबरिंग दे रहे हैं 1, 2, 3, सो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, ठीक है। या फिर इसको मेटा क्लोरोबेंजीन तुमको लिखना है, या फिर मेटा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, जो भी, आई डोंट नो, यू नो, इसको ब्रोमो एक्चुअली वैसे तो पहले आना चाहिए अल्फ़ाबेटिकली, बट फॉर सम रीज़न क्लोरो पहले आ रहा है, सो आई थिंक इट जस्ट हाउ यू से इट, क्लोरो ब्रोमो बेंजीन रादर देन ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, आई गेस, बट यू कैन राइट, आई थिंक प्रॉपर तरीके से अगर लिखना है तो ब्रोमो शुड बी फर्स्ट एंड देन क्लोरो, ठीक है। दिस इज, अब ये जो पोर्शन है, ओके, वी नो दैट पोर्शन इज टोल्यूइन, दैट पोर्शन इज टोल्यूइन, इजंट इट। तो इसको मैं ऑर्थो ब्रोमो टोल्यूइन बोल सकता हूँ, फिर या फिर 2 ब्रोमो टोल्यूइन बोल सकता हूँ, समझ में आया, या फिर 2 ब्रोमो, या फिर अल्फ़ाबेटिकली अगर पूरा देना है, मतलब सो देर आर 3 नेम्स फॉर एक्चुअली दिस कंपाउंड, ओके, और ये सारे नेम एक्सेप्टेबल है, सो आई कैन से ऑर्थो ब्रोमो टोल्यूइन, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, इजंट इट, या फिर 2 ब्रोमो बेल्विन, ऑर्थो के जगह मैं 2 ब्रोमो
टोल्वीन भी लिख सकता हो, दैट इज ऑल्सो फाइन, isn't it? Then the next name is basically you give numbering, isn't it? तो यहाँ पे नंबरिंग जो है वो इस तरह से आएगी, isn't? क्योंकि ब्रोमीन ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, राइट, तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो इसकी वजह से इससे नंबरिंग स्टार्ट होगी. सो यू गेट 1 ब्रोमो 2 मिथिल बेंजीन. ये पूरा इसका आईपैक नेम, प्रॉपर आईपैक नेम इज दिस. लेकिन इसको कॉमनली अपन ऑर्थोब्रोमोटोल्वीन बोलेंगे या फिर 2 ब्रोमोटोल्वीन बोलेंगे, ठीक है. और अब अगर पोजीशन चेंज हो जाती है, जैसे ये मिथिल ग्रुप मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा दिया, ओके, सो ये CH3 ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, तो ये हो जाएगा पैराब्रोमोटोल्वीन या 4 ब्रोमोटोल्वीन, ठीक है. ये जो कंपाउंड है, ओके, दिस इसका नाम ही, ये अपना जो फंक्शनल ये जो है बेसिकली दैट इज बेंजोइक एसिड, isn't it? दैट इज बेंजोइक एसिड. और ये एसिटॉक्सी ग्रुप है, ओके, एसिटॉक्सी ग्रुप है. तो सेकंड पोजीशन पे इसलिए बोलेंगे 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है. इसको कॉमन नेम भी दिया गया है, इसको कॉमन नेम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, विच इज़ नथिंग बट अ साइंटिफिक कॉमन नेम फॉर एस्प्रिन. याद है एस्प्रिन, सरदर्द के लिए जो अपन खाते हैं, है ना, सरदर्द के लिए जो एस्प्रिन खाते हैं, दैट इज़ बेसिकली एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है. इसका एक्चुअल केमिकल नेम है 2 एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड, लेकिन ऑब्वियसली वी डोंट कॉल इट, वी जस्ट कॉल इट एसिटिल सैलिसिलिक एसिड विच इज. तो ये तुमको ध्यान में रखना है, ओके. एस्प्रिन का स्ट्रक्चर भी ध्यान में रखना है, ओके. इसमें बेंजोइक एसिड है, इसको सीधा सीधा तुम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, यू कैन जस्ट कॉल इट COOH. और एक दूसरे पोजीशन पे OCOCH3. समझ में आएगा? ये एस्टर ग्रुप हो गया तुम्हारा, या OCOCH3 एसिटॉक्सी, ओके, एंड देन कार्बोक्सिल. 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है. अब ये मेटा पोजीशन पे है तो इसको बोलते हैं अपन रिसोर्सिनॉल, ओके. मेटा पोजीशन पे है तो इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल. इसको कॉमन नेम ही दे दिया रिसोर्सिनॉल, कोई अल्फ़ा बेटा बेटा लगाने की ज़रूरत नहीं है. दूसरा होता है अगर 2 OH ग्रुप मान लो पैरा पोजीशन पे, ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं क्यूनॉल, ठीक है. पैरा पोजीशन पे है तो क्यूनॉल, मेटा पोजीशन पे है तो रिसोर्सिनॉल, ओके. एंड देर इज़ ऑल्सो ऑर्थो पोजीशन पे देर इज़ 1, आई फॉरगॉट उसका नाम क्या है, ये ऑर्थो पोजीशन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है. दिस इज़ कॉल्ड एज, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ दिस, बट इट ऑल्सो हैज़ सम नेम, ओके. सो रिसोर्सिनॉल, क्यूनॉल, या ये तो ध्यान में रख लो तुम. बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट है ये. इसको डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन भी तुम बोल सकते हो इफ़ यू वांट, राइट. डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन है बेसिकली. सो ये दिस इज मेटा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, दिस इज पैरा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, दिस इज ऑर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन. उसी तरह से यू हैव ज़ाइलीन, ओके. जो 2 मिथिल ग्रुप है, इफ दे आर एट, इफ अ बेंजीन रिंग एक्चुअली हैज़ 2 मिथिल ग्रुप्स, ओके. इफ अ बेंजीन रिंग हैज़ 2 मिथिल ग्रुप्स इट इज़ कॉल्ड ज़ाइलीन. अब ये मेटा पे रहने की वजह इसको ज़ाइलीन बोलेंगे, ओके, मेटाज़ाइलीन. उसी तरह से यू ऑल्सो हैव पैराज़ाइलीन एंड ऑर्थोज़ाइलीन. इट इज़ ओनली विद दिस 2 OH ग्रुप्स, दे आर डिफरेंट नेम. ऑर्थो, मेटा और पैरा, ये तीनों को अलग अलग एक स्पेशल नाम दिए हैं. मेटा वाले को रिसोर्सिनॉल बोलते हैं, और पैरा वाले को क्यूनॉल बोलते हैं, और ऑर्थो वाले को देर इज सम नेम फॉर इट. क्लियर है क्या? ओके. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन. तो सबसे पहले रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है. ये जो पोर्शन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी पे अपना पूरा जो नेक्स्ट जो पोर्शन है वो सेट हो रहा है इसी पोर्शन के ऊपर. देखो अल्कीन जो है उसमें मैं एडिशन रिएक्शन बड़े आसानी से कर सकता हूँ. अल्कीन का अपन ने स्टडी किया है, एंड वी नो दैट एडिशन रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड, इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, है ना. एडिशन रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, राइट. बड़े आसानी से अल्कीन एडिशन रिएक्शन देता है, right. There is also oxidation reaction and other sorts of reaction, लेकिन addition reactions are characterized for alkenes and alkynes, yeah. लेकिन not for benzene, addition reactions are not shown by benzene, okay, simply because it will lose its aromaticity. अगर मैं बेंजीन में कुछ भी ऐड करता हूँ तो जो conjugation है वो ब्रेक हो जाएगा, isn't it? जैसे अगर मैंने ये ले लिया, okay, और इसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया सम ग्रुप, तो अब ये अरोमेटिक रहेगा क्या?
यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप ऐड कर दिया। सो नाउ ये जो हाइड्रोजन्स है, ये जो कार्बन है, दे बिकम sp3। सो ये तो नॉन अरोमेटिक में बन जाएगा ना, मतलब नॉर्मल कंपाउंड हो गया। नॉन अरोमेटिक बोले तो नॉर्मल कंपाउंड, राइट। अरोमेटिक कंपाउंड से नॉन अरोमेटिक कंपाउंड बनाना है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई एडिशन रिएक्शंस डू नॉट अकर विद बेंजीन। अगर आते हैं, होते हैं, तो इट्स वेरी हार्श कंडीशन, बहुत ज़्यादा, बहुत फोर्सफुली अपने को इसमें कुछ ऐड करना पड़ता है। दैट रिक्वायर्स ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब प्रेशर, टेम्परेचर अपने को यूज़ करना पड़ेगा, कैटलिस्ट अपने को यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके अपन बेंजीन में कुछ ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं ऐड कर सकते। नॉर्मल या ऑर्डिनरी कंडीशन में अपन कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर सकते। ओके, टिपिकल जो रिएक्शंस होते हैं बेंजीन के, दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, EAS रिएक्शन जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। इसके पहले जो अपन ने रिएक्शंस देखे थे, दीज वर बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक अरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। बिकॉज रिमेंबर दैट न्यूक्लियो SN1 SN2 देखा था। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्सटीट्यूशन होता है वो जनरली बेंजीन के साथ ही होता है, ठीक है। कभी कभी अल्कीन के साथ होता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, अल्कीन्स के साथ, अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। ये जनरली जो रिएक्शंस होते हैं दीज आर बेसिकली विद बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। इसमें किसी एक हाइड्रोजन को, इस बेंजीन रिंग के किसी भी एक हाइड्रोजन को अपन रिप्लेस करते हैं विथ सम ग्रुप, ठीक है। दिस कैन बी एनी ग्रुप बेसिकली, ओके। अपन देखेंगे अलग अलग कंडीशंस है, बेसिकली इट कैन बी एनी ग्रुप, एनी एटम, इससे अपन इसको रिप्लेस कर सकते हैं। रिमेंबर कि रिएक्शंस का कौन सा टाइप है ये, इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। मतलब कि कहीं से इलेक्ट्रोफाइल आएगा और बेंजीन रिंग उसके ऊपर अटैक करेगा, ओके, एंड देन वी गेट हाइड्रोजन गेटिंग सब्सटीट्यूटेड विद दैट इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ गया, इलेक्ट्रोफाइल से हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाएगा, ओके। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन इटसेल्फ इज लो, ठीक है। रिएक्टिविटी इवन इन दिस कंडीशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन है, लेकिन इसके लिए भी बेंजीन की रिएक्टिविटी लो है, ओके। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है बेंजीन, तो इसके लिए मेरे को कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा या फिर विगरस कंडीशंस यूज़ करना पड़ेगा फॉर रिएक्शन। समझ में, इवन फॉर दिस रिएक्शन, ओके, इट्स नॉट दैट ईजी फॉर बेंजीन टू रिएक्ट। तो देखो, इसको डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को। तो जनरल रिएक्शन तो ऐसा है बेसिकली कि यह बेंजीन और कोई इलेक्ट्रोफाइल है, राइट, ये आएगा बेंजीन के किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, यू गेट सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसका ये जनरल रिएक्शन हो गया। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो यू हैव टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, इसको जनरेट करना पड़ेगा कहीं से, लेकिन एक बार इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो क्या होगा कि बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स है, रिमेंबर देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर अटैक करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, बराबर है, बिकॉज बेंजीन रिंग इज न्यूक्लियोफिलिक, है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इट इज़ डिफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, ये देखा जाए तो एक तरह से एसिड बेस रिएक्शन है बेसिकली। तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा एंड यू गेट अरेनियम कैटायन। क्या मिलता है, अरेनियम कैटायन या अरेनियम आयन, यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो, अरेनियम कैटायन या अरेनियम आयन। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू कार्बोकटायन। कार्बोकटायन में सिंपल जो अपना कार्बन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे ये जो कैटायन है ये अरोमेटिक वाला है, इसीलिए इसको अपन अरेनियम कैटायन बोल रहे हैं। बट आइडिया इज सेम, इट इज़ एक्चुअली अ कार्बोकटायन। समझ में आया? लेकिन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, राइट। कार्बोकटायन जब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है तो स्टेबल होता है और ये आसानी से फॉर्म भी होता है। तो ये जो अरेनियम कैटायन है that is resonance stabilized. I can draw the resonance structure for it. You can show a positive charge there, you can again draw and you can show positive charge there, है ना। तो ये रेजोनेंस स्टेबल है, मतलब ये जो पोर्शन है इसका, ये जो पोर्शन है बारिंग दिस कार्बन, ये कार्बन छोड़ दो, बाकी जितने भी 5 कार्बन हैं दे आर इन रेजोनेंस। तो अब तुम देखो पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पे आ रहा है, ठीक है। एक तो ये कार्बन पे तो है ही पॉजिटिव चार्ज, इजंट इट। दूसरा देखो ये वाले कार्बन पे आ रहा है पॉजिटिव, मतलब ये वाले कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और फिर ये वाला कार्बन, ओके। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज 3 कार्बन के ऊपर डिवाइडेड हो गया, इजंट इट। सो
यहाँ से क्या हो रहा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक ही चार्ज 3 कार्बन के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ स्टेबल कैटायन. समझ में आया क्या? अरेनियम आयन या अरेनियम कैटायन इज अ स्टेबल कार्बोकैटायन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. हालांकि बेंजीन का अरोमेटिक कैरेक्टर नहीं रहा. ओके, दिस इज, ये कैसा है? नॉन अरोमेटिक है, नॉन अरोमेटिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल भी नहीं है बिकॉज देर इज अ रेजोनेंस इन्वॉल्व. अंडरस्टूड है कि ये? ओके, सो हियर इज अ स्टेप 2. व्हाट हैपेंस इन स्टेप 2? अब ये जो अपना कैटायन है, ठीक है, ये थोड़ा सा अनस्टेबल है ऑब्वियसली बिकॉज रिमेंबर कि अगर ये हाइड्रोजन लूज करता है, ओके, इफ लूजेस वन ऑफ दिस हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोफाइल, किसी को भी एक को लूज कर दिया इसने, इट विल रीजनरेट द अरोमेटिक रिंग बेसिकली, ऐसे ना, स्टेबल रिंग जनरेट करेगा. सो ऑब्वियसली दिस हाइड्रोजन इज हाईली एसिडिक. तो अब क्या होगा? कोई लुईस बेस आएगा, राइट, एंड इट विल बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट दैट हाइड्रोजन, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड बना देंगे, यू गेट अरोमेटिक रिंग. ओके, रिमेंबर फ्रॉम हियर टू हियर यू आर फॉर्मिंग एन अरोमेटिक रिंग. इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है दिस इज गोइंग टू बी हाईली एसिडिक. बहुत आसानी से ये हाइड्रोजन अपन निकाल सकते हैं. ओके, सो इट्स वेरी इजी टू रिमूव दिस हाइड्रोजन. समटाइम्स इवन वाटर एक्चुअली इज स्ट्रॉन्ग इनफ बेस टू एक्चुअली रिमूव दैट हाइड्रोजन. बहुत वीक बेस से भी तुम इस हाइड्रोजन को निकाल सकते हो. ओके, तो जनरल ये इस तरह से रिएक्शन हो रही है. ओके, सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू वन मोर टाइम. क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा. ओके, बेंजीन रिंग, एंड यू व्हाट यू गेट इज अरेनियम कैटायन. ठीक है, लेट्स कॉल इट अ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे. ओके, यहाँ पे देयर इज अ हाइड्रोजन एंड ई. ओके, ये कैसा है? अरेनियम कैटायन है एंड इट इज़ इंटरमीडिएट. और अब क्या होगा? कोई बेस आएगा, बेसिकली कोई बेस, एंड दैट इज बेसिकली गोइंग टू रिमूव द हाइड्रोजन एंड यू गेट योर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट. देखो क्या हो गया? ओवरऑल हाइड्रोजन हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड विद सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल चेंज होगा, बाकी सारी रिएक्शन सेम है. समझ में आ गया? इलेक्ट्रोफाइल ही चेंज होगा, थोड़ा बहुत रिएक्शन कंडीशन सेम होगा, लेकिन ये 2 स्टेप्स है, दीज आर कॉमन फॉर ऑल रिएक्शंस. समझ में आया? सो ऑल यू हैव टू डू इज वरी अबाउट व्हाट दिस इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज द फैक्टर, इजंट इट? बाकी सब कुछ तो हो गया. ऑलराइट, सिर्फ ये इलेक्ट्रोफाइल का रोल तुमको अच्छे से सीखना है, दैट्स ऑल. तो लेट्स टॉक अबाउट रिएक्शंस. ओके, सो कुछ रिएक्शंस अपन देखते हैं. रिएक्शंस ऑफ अरोमेटिक कंपाउंड, इसमें अपन हमेशा बेंजीन ही लेते हैं बिकॉज वी डोंट एक्चुअली केयर अबाउट अदर कंपाउंड्स, बट यू कैन ऑल्सो हैव नैफ्थलीन और एंथ्रासिन, इसकी भी तुम लिख सकते हो रिएक्शन, बट विल ऑलवेज डील विथ बेंजीन. ओके, इसी के ऊपर क्वेश्चन तुमको पूछे जाएंगे बेसिकली. सबसे पहली रिएक्शन है हैलोजिनेशन रिएक्शन. ओके, अब हैलोजिनेशन रिएक्शन तुमको याद होगा कि व्हेन यू टेक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ओके, जैसे अल्कीन ले लिया और इसमें अगर मैं ब्रोमीन वाटर ऐड करता हूँ तो व्हाट यू गेट इज अ एडिशन रिएक्शन. बराबर है? ब्रोमीन वाटर डीकलराइजेशन रिएक्शन मिलता है, यू गेट डाइब्रोमो अल्केन, इजंट इट? इस तरह का एडिशन रिएक्शन बेंजीन रिंग में नहीं होता. ओके, यहाँ पे अपने को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलता है, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बहुत स्लो होता है. ओके, इसलिए हमको कोई कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है. तो हैलोजिनेशन रिएक्शन बेंजीन रिंग के ऊपर तभी होगा जब कोई लुईस एसिड कैटलिस्ट होगा. विदाउट लुईस एसिड कैटलिस्ट, अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ. विदाउट लुईस एसिड कैटलिस्ट बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन नहीं के बराबर होगा. समझ में आया क्या? विदाउट लुईस एसिड कैटलिस्ट बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन नहीं होगा. ओनली अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंस रिएक्शन होती है. वो स्पेशल सर्कमस्टेंस अपन एट द एंड ऑफ द चैप्टर देखेंगे. बेसिकली फिलहाल ये मान लो कि विदाउट लुईस एसिड कैटलिस्ट बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन नहीं होगा. यू नीड दैट कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन. समझ में आया ना? तो जैसे अगर मेरे को क्लोरीनेशन करना है तो सिर्फ क्लोरीन गैस डाल के मतलब नहीं है, आई ऑल्सो नीड अ कैटलिस्ट. तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट अपन यूज़ कर रहे हैं वो कैटालिटिक AlCl3 अल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड यूज़ कर रहा हूँ. दैट इज़ अ लुईस एसिड, रिमेंबर दैट. ये लुईस एसिड है,
इसके प्रेजेंस में सब्सटीट्यूशन होगा, वन ऑफ द हाइड्रोजन विल गेट सब्सटीट्यूटेड विथ क्लोरीन। सिमिलरली अगर मेरे को ब्रोमिनेशन करना है तो मेरे को कैटलिस्ट लेना पड़ेगा FeBr3। कॉमन आयन रहने की वजह से ही अपन इनको सिलेक्ट कर रहे हैं। देखो Br है यहाँ पे, तो यहाँ पे Br, और यहाँ पर Cl यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे Cl, कॉमन आयन की वजह से। सो यहाँ पे FeBr3 यूज़ कर रहा है एज अ कैटलिस्ट, तो ब्रोमिनेशन अपने को मिला। ये ब्रोमोबेंजीन मिल रहा है, क्लोरोबेंजीन मिल रहा है। ओके, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल क्या रहेगा? ओके, दीज आर गोइंग टू बी इलेक्ट्रोफाइल्स इन दीज रिएक्शंस। ठीक है, देखो रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन देख लो क्या हो रहा है। सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कैटलिस्ट? जैसे FeBr3 रहा, दैट इज़ द लुईस एसिड कैटलिस्ट। तो क्या होगा कि ब्रोमीन जो है वो इसके साथ रिएक्ट होगा, बिकॉज इट्स अ लुईस एसिड एंड दिस इज अ लुईस बेस एंड यू गेट दिस। ओके, अब यहाँ पे देर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस बेंजीन और दिस ब्रोमीन, और ये जो रिंग है ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये जो पोर्शन है ये ब्रेकआउट हो जाएगा। सो यू गॉट नाउ अरेनियम कैटायन, और ये अरेनियम कैटायन बन गया। अब सिर्फ हाइड्रोजन निकालना है यहाँ से। सो बेस आएगा, हाइड्रोजन निकालेगा। अब यहाँ पे बेस कौन सा आएगा? द बेस इटसेल्फ इज गोइंग टू बी Br माइनस। ओके, ये जो Br निकला था ना, सॉरी ये वाला, ओके, ये जो Br माइनस है ये Br माइनस आएगा। देखो इतना वीक बेस है ये भी हाइड्रोजन निकाल सकता है। दिस हाइड्रोजन दैट मीन्स इज एक्सट्रीमली एसिडिक, इसको इतना वीक बेस भी निकाल सकता है। ऑलराइट, और फिर तुमको मिल जाएगा तुम्हारा ब्रोमोबेंजीन। इसी तरह से क्लोरोबेंजीन भी मिलेगा। देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस इन द मैकेनिज्म। अंडरस्टूड है? So that's how the halogenation reaction of benzene occur. सारे reactions जो रहेंगे इसी तरह का template follow करेंगे. You just have to pay attention to where the electrophile is. ठीक है? Next reaction is nitration reaction. Benzene है. Okay, benzene को मैं react करता हूँ with H2SO4 HNO3. ठीक है? यहाँ पे the electrophile is NO2 plus. That is your electrophile. ठीक है, ये दोनों मिला के इसको जनरेट करते हैं और इसी तरह से रिएक्शन होती है। ठीक है, देखो HNO3 प्लस H2SO4 तुमको क्या मिल रहा है? NO2 प्लस, दैट इज़ योर इलेक्ट्रोफाइल। ओके, ये इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर बेंजीन रिंग अटैक करेगा, अरेनियम कैटायन बनेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, बेंजीन रिंग मिलेगा। एवरीथिंग एल्स इज सेम। समझ में आएगा? वंस द इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड, जो अपन ने मैकेनिज्म देखा था वो सीधा सीधा हो रहा है। ओके, सल्फोनेशन रिएक्शन देखो, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करेंगे इसमें, कॉन्सनट्रेटेड या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, या समटाइम्स वी आल्सो से फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, मैंने तुमको इसके पहले भी बताया है, प्लस SO3, एंड दिस SO3 itself is your nucleophile, sorry, SO3 itself is electrophile. Remember, SO3 मैंने तुमको पहले बताया था कि इट इज़ अ लुईस एसिड, isn't it? लुईस एसिड, जिसके वजह से इसके ऊपर अटैक होगा, isn't it? All these are basically acidic, electrophiles are acidic compound, है ना? E प्लस जो होता है ये ना, so these are लुईस एसिडिक compounds, तो या स्पेसीज, और इसके ऊपर ये जो है ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग। ओके, यू गेट अरेनियम कैटायन, फिर हाइड्रोजन निकल जाएगा, यू गेट बेंजीन सल्फोनिक एसिड। समझ में आया? देखो H2SO4 जब मैं कॉन्सनट्रेटेड लेता हूँ तो इस तरह से SO3 उसमें होता है, या फिर मैं डायरेक्ट फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट जो रिएक्शन अपन देख रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस आर बेसिकली टू सेट्स ऑफ रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट्स अल्किलेशन रिएक्शन एंड फ्रिडल-क्राफ्ट्स एसिलेशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। ओके, सो मेक श्योर दैट यू पे अटेंशन टू दिस रिएक्शन। इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन। ओके, जैसा अपन ने देखा अभी उसी तरह की रिएक्शंस है, बट देर इज़ मोर थिंग्स हैपनिंग इन एडिशन टू दैट। ठीक है, सो यहाँ पे अपन लेते हैं कोई बेंजीन या बेंजीन का डेरिवेटिव, और उसको मैं किसी अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट। ओके, RCl ले रहा हूँ तो लुईस एसिड कैटलिस्ट ले रहा हूँ AlCl3, RBr लूँगा तो लुईस एसिड कैटलिस्ट लूँगा FeBr3। ठीक है, अब अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी अल्कील बेंजीन। ओके, अल्कील सब्सटीट्यूटेड बेंजीन अपने को मिलना, मतलब ये जो R ग्रुप है ये सब्सटीट्यूट हो रहा है बेंजीन रिंग के ऊपर। ओके,
इसमें लुईस एसिड कैटलिस्ट ध्यान में रखना यूज़ करना ही पड़ता है, अदरवाइज बेंजीन के ऊपर रिएक्शन नहीं होगा. ओके, यू मस्ट यूज़ लुईस एसिड कैटलिस्ट. राइट, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज़ एक्चुअली कार्बोकटायन. समझ में आया क्या? जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज़ एक्चुअली कार्बोकटायन. बेंजीन रिंग उसके ऊपर अटैक करता है, अरेनियम कैटायन बनेगा और फिर हाइड्रोजन निकल जाएगा तो तुमको तुम्हारा प्रोडक्ट मिल जाएगा. वेरी सिंपल, इजंट इट? अब ना, हाउ डज दिस इलेक्ट्रोफाइल इज एक्चुअली जनरेटेड? इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम दिस. सिंपल है, ठीक है. तो तुम्हारा RCl और AlCl3. अब ये जो क्लोरीन है इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये AlCl3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और निकल जाएगा. व्हाट यू गेट इज अ कार्बोकटायन. ओके, एक बार ये कार्बोकटायन बन गया मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया. अब सिंपल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोजन को निकालो, कार्बोकटायन को चिपका दो. ओके, यहाँ पे देखो इसका मैकेनिज्म दिखा रहे हैं अपन. टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड ले लिया, दिस इज टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, ध्यान में रखना. ओके, दिस इज टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, ध्यान में रखना. उसको मैं रिएक्ट किया विथ AlCl3. ठीक है, तो क्या होगा, AlCl3 और क्लोरीन इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा. ये कॉम्प्लेक्स जो है वो निकल जाएगा, यू गेट टर्शियरी कार्बोकटायन, इजंट इट? और ये टर्शियरी कार्बोकटायन के ऊपर बेंजीन रिंग अटैक करेगा, यू गेट अरेनियम कैटायन. देखो ये यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकटायन भी बन रहा है और उसके बाद अरोमेटिक कैटायन भी बन रहा है. ओके, और अब क्लोरीन ये बेस आएगा वापस और इस हाइड्रोजन को निकालेगा और तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे वापस बेंजीन रिंग में आ जाएंगे, यू गेट अरोमेटिक बेंजीन रिंग. तो यहाँ पे तुमको मिल रहा है टर्शियरी ब्यूटिल बेंजीन, ये कंपाउंड मिल गया. ओके, इट्स अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म. सिर्फ यहाँ पे इशू क्या है कि यू फॉर्म अ कार्बोकटायन. तो रिएक्टिविटी अगर देखी जाए इस अल्किल हैलाइड की तो ये रहेगी टर्शियरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी. बराबर है, दैट इज गोइंग टू बी द रिएक्टिविटी बिकॉज कार्बोकटायन इज बीइंग फॉर्म्ड. ध्यान में रखना, कार्बोकटायन वाला ही प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. सेकंड प्रिंसिपल क्या होता है, एक तो हो गया इसका रिएक्टिविटी का, दूसरा देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट. कार्बोकटायन है ना, नास्टी हैबिट होती उसकी होती है रीअरेंज करना, सरप्राइज करना, है ना, एकदम से सरप्राइज कर देता है, रीअरेंज हो जाता है. तो तुमको ध्यान में रखना है. राइट, सो डोंट एक्चुअली डायरेक्टली, है ना, जोड़ दो वाला रिएक्शन मत करो. कार्बोकटायन फॉर्म करो, रीअरेंज करो और फिर उसके बाद उसको बेंजीन रिंग के ऊपर कहीं सब्सटीट्यूट कर दो. ठीक है, सो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्किलेशन का, क्योंकि कार्बोकटायन कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट टू अ फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकटायन, जिसके वजह से अपने को अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिल सकते हैं. इसका एग्जाम्पल मैं तुमको अभी देता हूँ. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. बेंजीन रिंग ले लिया और मैंने ये कंपाउंड ले लिया. ठीक है, दिस इज बेसिकली नथिंग बट नियोपेंटिल क्लोराइड. नियोपेंटिल क्लोराइड, ठीक है ना, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर है. इसका ड्रॉ कर लेते हैं ताकि अच्छे से अपने को समझ में आ गए. ठीक है, अब ये जब कार्बोकटायन बनाएगा तो ये प्राइमरी कार्बोकटायन बनाएगा, इजंट इट? प्राइमरी. अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा और यहाँ पे मिथिल ग्रुप शिफ्ट होगा, इसको मिथाइड शिफ्ट या अल्किल शिफ्ट बोलेंगे अपन. एंड नाउ यू गेट अ टर्शियरी कार्बोकटायन विच इज़ मच मोर स्टेबल. और ये दैट इज़ गोइंग टू बी योर इलेक्ट्रोफाइल नाउ. और ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा या फिर बेंजीन रिंग इसके ऊपर अटैक करेगी. एंड सो यू कैन सी दैट ये प्रोडक्ट मिलेगा अपने को. ओके, यू कैन सी कि ये जो मिथिल ग्रुप है ये शिफ्ट हुआ है, ये शिफ्ट हुआ है इसके ऊपर, इसलिए देखो यहाँ पे इस तरह का CH2 ये आ रहा है. एंड दिस वाज आवर कार्बोकटायन फर्स्ट और इसके ऊपर ये बेंजीन रिंग आ गई है. ओके, सो रीअरेंजमेंट ये एक पॉसिबिलिटी होती है अल्किल फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्किलेशन में. और ये जनरली अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तुमको. ठीक है ना, सो यू शुड ऑलवेज बी थिंकिंग अबाउट इट. दूसरा ये एग्जाम्पल देख लो. बेंजीन है और 1 क्लोरोब्यूटेन ले लिया. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3. तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ऑलराइट, सो देयर आर 2 प्रोडक्ट्स दैट आर पॉसिबल. एक तो यहाँ पे बेंजीन रिंग लगेगा. ओके, दैट इज़ 1 पॉसिबिलिटी. सेकंड, रीअरेंजमेंट हो सकता है कार्बोकटायन, क्योंकि इसमें कार्बोकटायन बनेगा क्या, CH3 CH2 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 प्लस, ये एक बनेगा. और ये रीअरेंजमेंट होके दूसरा कार्बोकटायन बनेगा सेकेंडरी वाला, CH प्लस CH3. सो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे, इजंट इट?
तो दोनों मिलेंगे, लेकिन तुमको दिख रहा है रीअरेंज प्रोडक्ट इज़ द मेजर प्रोडक्ट, सेकेंडरी ब्यूटिल बेंजीन इज़ द मेजर प्रोडक्ट, एन ब्यूटिल बेंजीन इज़ द माइनर प्रोडक्ट। समझ में आया? तो इस तरह के कंपाउंड तुम मेजरली अल्किल हैलाइड से तुम नहीं बना सकते, मतलब लॉन्ग चेन लगी है कहीं पे, जैसे इज इट पॉसिबल टू मेक, फॉर एग्जाम्पल, इज इट पॉसिबल टू मेक प्रोपिल बेंजीन, एन प्रोपिल बेंजीन यूजिंग फ्रीडल-क्रास अल्किलेशन? नो, नॉट मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, माइनर प्रोडक्ट में मिलेगा ये तुमको, लेकिन मेजर में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको लेने के लिए मेरे को बेंजीन रिंग लेना पड़ेगा प्लस एन प्रोपिल क्लोराइड लेना पड़ेगा। ठीक है ना, AlCl3 के साथ रिएक्ट करूँगा तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा आइसोप्रोपिल, और मेरे को मिलेगा मेजर प्रोडक्ट आइसो वाला। ठीक है ना, दैट इज गोइंग टू बी माई मेजर प्रोडक्ट। ऑलराइट, सो इस तरह के कंपाउंड जहाँ पे लॉन्ग चेन लगी हुई है, ओके, एन प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, इस तरह के कंपाउंड तुम फ्रीडल-क्राफ्ट से नहीं बना सकते। ओके, फ्रीडल-क्रास अल्किलेशन से नहीं बना सकते। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड अपन नहीं बना सकते, इसीलिए फ्रीडल-क्राफ्ट ने इसी मेथड को अपन ने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इन्होंने। मतलब यू कैन एक्चुअली सिंथेसाइज, जैसे फॉर एग्जांपल वी वांट टू सिंथेसाइज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, CH2 CH2 CH3, तो ये मैं बना नहीं सकता डायरेक्ट फ्रीडल-क्रास अल्किलेशन से, लेकिन फ्रीडल-क्रास एसिलेशन से बना सकता हूँ इनडायरेक्टली। ठीक है, इनफैक्ट वी कैन सिंथेसाइज कीटोन्स यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, तो इसका जनरल रिएक्शन देखो, बेंजीन रिंग इसको मैं रिएक्ट करता हूँ RCOCl एंड कैटालिटिक AlCl3, RC+OCl प्लस AlCl3, एसिल क्लोराइड ले रहा हूँ मैं, एसिल क्लोराइड या एसिल ब्रोमाइड ले सकता हूँ मैं, और उसको रिएक्ट करता हूँ मैं विथ लुईस एसिड कैटलिस्ट, उसको रिएक्ट करता हूँ विथ बेंजीन रिंग। ठीक है, अब होता क्या है कि ये दोनों निकल जाते हैं बेसिकली। ओके, एंड व्हाट यू गेट इज एसिल कैटायन। यहाँ पे देखो यही हो रहा है ना, यहाँ पे ये क्लोरीन और AlCl3 निकल गया, मतलब AlCl3 ने क्लोरीन को निकाल दिया, isn't it? So what you get is a acyl cation, that is your intermediate. This is another type of intermediate again. This is nothing but a carbocation, लेकिन इसको स्पेशल नाम दे दिया एसिल कैटायन, क्योंकि ये एसिल क्लोराइड से बना हुआ है, इसलिए इसको बोल दिया एसिल कैटायन। एंड दिस एसिल कैटायन इज एक्चुअली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ओके, सो देखो RC+OCl ये निकल गया, तो यू गेट RC+O। ठीक है ना, और यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा कार्बोकेटायन, isn't it? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, and now there is a resonance structure for it. You can actually draw a resonance structure इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे देखो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है और ऑक्सीजन की सेटिस्फाइड है, R ग्रुप की भी सेटिस्फाइड है, तो ये जो है दैट इज गोइंग टू बी स्टेबल। एसिल कैटायन इज स्टेबल, समझ में आएगा? दैट इज द acyl cation is stable, and that is the beauty of this reaction. There is no rearrangement because acyl cation is stable, ये already stable ही form हो रहा है, so there is no rearrangement. मतलब इसमें कोई सरप्राइज वाले प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, जो एक्सपेक्टेड है वही प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है फिर बेसिकली, इफ यू लुक एट इट, सो ऑल यू हैव टू डू इज टू टेक दिस पोर्शन। सो ये ना, इसको ध्यान से देखो, ये जो पोर्शन है ये मेरे को बेंजीन रिंग के ऊपर चिपका देना है। दिस पोर्शन सीधा सीधा Cl निकाल दो और यहाँ पे Cl की जगह तुम बेंजीन रिंग लगा दो, ये हो गया तुम्हारा फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन। इट इज़ दैट सिंपल। ओके, इस तरह से रिएक्शन होगा। सो वंस यू फॉर्म द एसिल कैटायन, बेंजीन रिंग उसके ऊपर अटैक करेगा एंड यू गेट एरोमेटिक कीटोन, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यू गेट एरोमेटिक कीटोन। ठीक है, कीटोन को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ इन अल्केन। ठीक है, डू यू गाइस रिमेंबर क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन? ये रिएक्शन से मैं इनको अल्केन में कन्वर्ट कर सकता हूँ या अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग H2PD। ठीक है, एग्जांपल्स देख लो फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन के। रिमेंबर दिस इज एसिलेशन रिएक्शन। ओके, बेंजीन रिंग और इसको एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ मैं, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, ऑब्वियसली ये कार्बोकेटायन बनेगा, एसिटिल कैटायन इज गोइंग टू बी द कार्बोकेटायन,
और फिर ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर या बेंजीन रिंग इसके ऊपर अटैक करेगा. तो ऑल यू हैव टू डू इज टू रिप्लेस द क्लोरीन विद दैट एंड यू गॉट असीटोफिनोन. समझ में आया ना? इट्स वेरी सिंपल. रिप्लेस द क्लोरीन विथ बेंजीन रिंग, ओके, एंड यू गेट असीटोफिनोन. इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, कोई झंझट वाली बात नहीं है यहाँ पे. ओके, you react benzene with benzoyl chloride. This is actually benzoyl chloride, okay, in presence of AlCl3. ठीक है, and again replace the chlorine with benzene ring, you get benzophenone. देखो another ketone मिल रहा है तुमको. Okay, similarly you can synthesize many different aromatic ketones using using Friedel-Crafts acylation reaction. एंड देर इज़ नो रीअरेंजमेंट. और इसको अगर मैं रिड्यूस कर दूँ तो वी गेट अल्केन. सो इस तरह से मैं कर सकता हूँ. वी कैन यूज़ वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, क्लेमंसन रिडक्शन, इनसे मैं अल्केन बनाऊँगा. और अगर मैं H2PD यूज़ करता हूँ या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओके, H2PD LiAlH4 NaBH4, ये अगर यूज़ किया तो अल्कोहल मिलेगा. ये रिएक्शंस मैंने यहाँ पे नहीं दी है, बट यू विल गेट द अल्कोहल. तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. बेंजीन रिंग ब्यूटेरिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, ऑलराइट, और कैटालिटिक इसके साथ, एंड यू गेट दिस कंपाउंड. दिस इज अरोमेटिक कीटोन. और फिर इसको मैं रिडक्शन करता हूँ यूजिंग आइदर वुल्फ-किश्नर और क्लेमंसन, दोनों में से कोई भी यूज़ करता हूँ. सो यू गेट ब्यूटील बेंजीन. रिमेंबर, फ्रिडल-क्राफ्ट्स अल्किलेशन से हम लोग ब्यूटील बेंजीन मतलब एन ब्यूटील बेंजीन नहीं बना पा रहे थे. अपने को आइसो ब्यूटील बेंजीन ये मेजर प्रोडक्ट मिल रहा था, एन ब्यूटील बेंजीन ये माइनर प्रोडक्ट मिल रहा था. तो हमने क्या किया, फ्रिडल-क्राफ्ट्स एसिलेशन से ये कंपाउंड बनाए पहले, और फिर इसको रिड्यूस कर दिए इनटू एन ब्यूटील बेंजीन में. ओके, सो इनडायरेक्टली वी वर एबल टू प्रोड्यूस ब्यूटील बेंजीन. क्लियर है क्या? अगर मेरे को इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो ये भी कर सकता हूँ मैं. सिंपली रिएक्ट इट विथ वन ऑफ दीज रिएजेंट्स, ओके, एंड यू विल गेट एन अल्कोहल. ओके, दिस इज गोइंग टू बी CHOH एंड देन यू CH2 CH2 CH3. हो गया. इस तरह का अल्कोहल भी मैं बना सकता हूँ. क्लियर है क्या ये? ओके, सो वी गोना स्टॉप हियर. वी गोना कंटिन्यू विद अरोमेटिक केमिस्ट्री इन द नेक्स्ट क्लास. अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. Not, you guys can leave. I'll see you in the next class. Okay, thank you. Bye bye.